चलिए, आपका फिर से स्वागत है आपके आर्या बायोलॉजी क्लासेस में। और आज का जो मैं लेक्चर बनाने जा रहा हूँ या आप लोग को बताने जा रहा हूँ वह जो है आपका सेल के बारे में। ये तो स्पष्ट हो गया कि सेल तो इसे पढ़ना सभी को है, चाहे वो 12th का हो चाहे 11th का हो, लेकिन ये बेसिकली जो है आपका 11th के बच्चों के लिए है। क्योंकि कुछ बच्चे मेरे पास नए आए हैं तो उनका पीछे का क्लास छूट गया है, तो एक मैं सोचा लेक्चर दे दूं, एक बता दूं, एक दिन का वीडियो दे दूं तो उन लोगों का सिलेबस जो है पीछे का कुछ कवर हो जाए। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टेड है और आप सिर्फ देखते जाओगे कि एक ही आपका फिगर होगा, बहुत कुछ आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा। और ये इंग्लिश माध्यम का बच्चे हों चाहे हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, दोनों के लिए ये वीडियो है। तो ये वीडियो में क्या है आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर लिखा हूँ टूर ऑफ द सेल। आप कहेंगे क्या टूर का मतलब समझते हैं सैर। तो आज हम आपको कोशिका का सैर कराने जा रहे हैं। कोशिका का सैर। आप बोलेंगे सर कैसे कोशिका का सैर कैसे करा सकते हैं? तो देखिए कुछ नहीं, एक इंटरेस्टेड है, एक बताने का जो है एक सिंपल सी भाषा है जिसको कि हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। बेसिकली आप एक चीज़ तो जानते होंगे, बचपन से ही जानते होंगे कि पूरा जो ये वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, वो कोशिका यानी कि सेल से बना होता है। ये तो आप जानते हैं, भली भांति आप परिचित हैं इस बात से, क्योंकि आप लोग 10th करके आए हैं और 10th तक तो ये बच्चे तो आपका 3 से ही ये जीव विज्ञान चलता है, यानी कि चाहे CBSE बोर्ड हो चाहे ICSE बोर्ड हो, सभी को सेल के बारे में आपको बचपन से ही जानना है। तो आप ये जानते हो कि दुनिया में जितने भी जीव हैं वो किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। ये आप स्पष्ट जानते हो। अब देखो यहाँ पर हम आपको कैसे इंटरेस्ट आपको जगाना चाह रहे हैं कि जब दुनिया में सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं यानी जीव वो सेल से यानी बने हैं, उसका बेसिक यूनिट क्या हुआ? सेल। जैसे कि ये जिस मकान में मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, आपके लिए लेक्चर दे रहा हूँ, तो आप स्पष्ट जानो कि ये जो मकान है ईंटे से जुड़कर बना है। उसी तरह हमारा बॉडी, आपका बॉडी, प्लांट का बॉडी यानी पौधों का बॉडी जो है, या कोई बैक्टीरिया जो भी है, बैक्टीरिया एक ही सेल का है, ये मैं मानता हूँ, ये आप भी जानते हो, लेकिन ये बना हुआ किसका है? सेल का। तो ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी दुनिया में जीव जंतु हैं सभी सेल से बने होते हैं, कोशिका से बने होते हैं। तो अब कहता है यहाँ पर कि सेल अगर एक हो, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से बने होते हैं, लेकिन अगर एक सेल से बना हो, सिर्फ एक सेल, एक कोशिका से बना हो, तो उसको कहते हैं आप यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव। एक बात तो मैं आपको स्पष्ट कह दे रहा हूँ, का मतलब कहना चाहता हूँ कि आप जब बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो हिंदी में कम ध्यान दो, इंग्लिश में ज़्यादा दो। अगर वो हिंदी के भी बच्चे हैं तो उनको भी मैं बोल रहा हूँ कि आप क्या करो, इंग्लिश का वर्ड को ज़्यादा कैच करो, हिंदी का वर्ड को मैं आपको इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि अभी आप हिंदी से डायरेक्ट इंग्लिश में आए हो तो तुम्हें बहुत परेशानी है। इसलिए कुछ दिन तक हम आप लोगों को यह ज़रूर है कि साथ साथ लेते जाएंगे। ऐसे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम को दोनों को मैं अलग अलग पढ़ाता हूँ, और लेकिन फिर भी मिक्स में भी पढ़ाता हूँ तो अंग्रेजी का वर्ड ज़्यादा यूज होता है। लैंग्वेज भले हिंदी हो लेकिन अंग्रेजी का वर्ड आप छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजी आप कह नहीं सकते, साइंस जितने भी हैं ना, जितने फिजिक्स केमिस्ट्री भी है ना,
तो इंग्लिश का जो वर्जन है ना उसमें ज़्यादा यूज होता है। और ये तो बायोलॉजी है। और आपको मैं बता दूं कि ये जो जितने भी वर्ड खास करके हैं बायोलॉजी में, ये ग्रीक वर्ड है, हमारे देश का वर्ड नहीं है। ये जितने भी शब्द हैं ग्रीक वर्ड का है, लैटिन वर्ड है, और उन लोग का लैंग्वेज जो है हम लोग से भिन्न है। इसलिए बायोलॉजी का जो भाषा है थोड़ा टेढ़ा होता है। इसलिए नाम थोड़ा सा आपको मतलब कि अंदर रखना, अपने जहन में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा मतलब कि दिक्कत होगा, लेकिन अंग्रेजी वर्ड को पकड़िए, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए करते जा रहा हूँ। तो इंग्लिश वाले बच्चे तो देखेंगे, थोड़ा उनको ही बुरा लगेगा कि बीच बीच में हिंदी कहाँ से, लेकिन आप देखिए, क्योंकि थोड़ा देर इसके बाद आपको जो कुछ बताएंगे हम वो क्लियर वे में। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? जिसमें एक सेल हो, जैसे बैक्टीरिया सुना होगा आपने, ईस्ट सुना होगा आपने, तो ये सब जो है आर्की बैक्टीरिया सुना होगा, कि कम से कम बैक्टीरिया तो सुना है ना। वो आर्की बैक्टीरिया नहीं सुना है, वो सुनाएंगे बाद में, चलो। लेकिन अब बैक्टीरिया तो सुने हो, ईस्ट तो सुने हो। तो ये सब जो एग्जाम्पल है आपका, वो किसका है? ये जीव हैं लेकिन एक कोशिका से बने, ओनली वन सिंगल सेल। तो ये एग्जाम्पल क्या दिया आपने? बैक्टीरिया, ईस्ट, और सारे एग्जाम्पल हैं जैसे माइकोप्लाज्मा, हाँ ठीक है। आपको जो है पीपीएलओ जिसको कहते हैं, और अलगी जिसको शैवाल आप सुनते हो, उसमें भी कुछ हैं, बहुत सारे हैं। मोस्ट जो अलगी हैं वो क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और दूसरी बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो आपको दिख रहे हैं, मैं और आप और जितने भी आपके इर्द गिर्द जो आपको दिखाई पड़े ना, 99.9 केस में, 99.9 केस में आप समझो वो क्या है? मल्टी सेलुलर है। क्या है वो? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और हिंदी तो आप भली भांति कहते हो, मल्टी का मतलब बहुत होता है, तो यहाँ कहेंगे बहु कोशिकीय जीव। और इसका एग्जाम्पल हमें तुम्हें बताना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जो इर्द गिर्द जितने भी जीव जंतु देखते हो वो सब क्या है? बहुकोशिकीय जीव। तो मैं इसमें एग्जाम्पल नहीं दूंगा, खुद कहोगे मैन हुआ, डॉग हुआ, कोई मैंगो का प्लांट हुआ, तो इतने जितने भी सारे हैं ना, सब क्या हैं? बहुकोशिकीय जीव हैं, यानी वो जीव जिसमें बहुत सारे कोशिका हैं, यानी सेल हैं। तो ये दोनों तो आपने जाना कि नंबर के, यानी नंबर ऑफ कोशिका के आधार पर कितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, तो 2, ठीक है। ये मैं बेसिक इसलिए आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ा हुआ था तो मैं इधर कर दिया। अब देखिए, आपने क्या समझा कि ऑर्गेनिज्म जो हैं वो नंबर ऑफ सेल के आधार पे 2 तरह के होते हैं, एक यूनिसेलुलर और दूसरा है मल्टी सेलुलर। उसको आपने देखा। अब मैं यहाँ जो बताने जा रहा हूँ सुनिए, कि सेल के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, संरचना कैसा है, उसके आधार पर अगर कहोगे ना, तो आपका भी जो है ना, सेल जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। क्या बोलते हैं इसको? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। और यूकैरियोट। हमको पढ़ाना क्या है? कोशिका के अंदर क्या क्या है। लेकिन आपको अगर मैं यहीं से स्टार्ट करूं, तो जो बच्चे अभी आए हैं 10th से, उसको लगेगा कि कहाँ से शुरुआत कर दिए, या स्ट्रक्चर ही बता दिए। तो थोड़ा बेसिक कि दुनिया में जितने भी जीव हैं कैसे बने हैं, कोशिका से बने हैं, ठीक है, सेल से बने हैं, तो उसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, तो उसके अंदर का स्ट्रक्चर। और प्रोकैरियोट को आप प्रोकैरियोट ही लिखो, और यूकैरियोट को आप यूकैरियोट ही लिखो। तो तुम बोलोगे कि सर इसका हिंदी नहीं होता है क्या? तो मैं बोलूँगा होता है। हाँ, इसका होता है ससीम केंद्री, इसका होता है असीम केंद्री, लेकिन ऐसा कुछ नहीं जानना है आपको।
क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी जो बुक है ना, वो भी क्या चीज़ का वर्ड किया है हिंदी में यूज, यही यूज किया है जो आपके सामने मैंने लिखा है। ठीक है, तो कहता ये दोनों को कैसे बांटा, तो सुनिए, अगर सेल में, बस अंतर तो बहुत है दोनों में, लेकिन 2-3 अंतर आपको जानना है। अगर सेल के अंदर बीच में सेंटर में लगभग अगर ये न्यूक्लियस है तो आप कहेंगे यूकैरियोट। अगर ये न्यूक्लियस नहीं है तब आप कहेंगे प्रोकैरियोट। मैंने क्या बोला कि सेल के अंदर अगर न्यूक्लियस है तो आप कहेंगे यूकैरियोट, और नहीं है तो आप प्रोकैरियोट। तो आप फिर बोलोगे सर बस दो, एक ही अंतर। अरे अंतर बहुत है, लेकिन हमको क्या इसके अंदर का स्ट्रक्चर पढ़ना है, वो भी यूकैरियोट का। क्योंकि प्रोकैरियोट भी पढ़ाना है, वो भी पढ़ा देंगे। ठीक है, तो उसको पढ़ा भी चुके हैं। ठीक है, तो ये जो यूकैरियोट हैं इसमें और चीज़ होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। अब कहोगे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर क्या है, तो मैं कहूँगा कि सेल का जो बाउंड्री है, जो लिविंग बाउंड्री है, लिविंग बाउंड्री का मतलब जो जीवित बाउंड्री है, उसको कहते हो तुम सेल मेम्ब्रेन। कोई आदमी बोलता है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोई इसको बोलता है प्लाज्मा लेमा, लेकिन इसका हिंदी में सिर्फ आपको एक चीज़ याद रखना है, कोशिका झिल्ली। क्या याद रखना है आपको? कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली। तो सर ये झिल्ली जो है यानी कि मेम्ब्रेन जो लिविंग है, ठीक है, जो दो बाउंड्री होता है इसका, एक आउटर होता है एक इनर होता है मेम्ब्रेन। तो ये यूकैरियोट में जो है ना, और मेम्ब्रेन से बना हुआ यानी कि झिल्ली से बना हुआ संरचना इसके अंदर पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोट में ऐसा संरचना नहीं पाया जाता। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसी सब को तो पढ़ना है ना। तो कहते हैं वो सब होता है इसके अंदर, इसमें नहीं होता है। तो आपको ये मैंने बताया कि सेल के अंदर का संरचना जो है उसके आधार पर, हाँ, द स्ट्रक्चर विच इज़ फाउंड विद इन द सेल, सेल में जो भी स्ट्रक्चर हैं उसके आधार पर आप दो तरह का सेल कह सकते हो, यूकैरियोट सेल और प्रोकैरियोट। और ऑर्गेनिज्म को कहा जाएगा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जिस जीव में ये सेल पाए जाते हैं ना उसको कहते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और जिसमें ये पाए जाते हैं उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यानी प्रोकैरियोटिक जीव। लेकिन आपने यहाँ पर मैंने अंतर बताया कि आप जानिए कि न्यूक्लियस इसके अंदर है तो यूकैरियोट, और नहीं है तो प्रोकैरियोट। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर यानी कि मेम्ब्रेन से बना हुआ, झिल्ली से बना हुआ कोई संरचना इसके अंदर है, कई होते हैं लेकिन इसमें नहीं होते हैं। और बहुत सारे हैं, इसमें सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, इसमें बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं, इसमें प्लाज्मिड होते हैं, इसमें प्लाज्मिड हद तक नहीं होते हैं, 99% के केस में नहीं होते हैं, कुछ में है होता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं उसी के आधार पर आपको मैंने बोला दुनिया में दो तरह के सेल हैं, एक यूकैरियोटिक सेल, एक प्रोकैरियोटिक सेल, यानी यूकैरियोट और प्रोकैरियोट। ठीक है, आज जो हम लोग कोशिका के अंदर जो सैर करेंगे, टूर करेंगे, यानी कि इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो हम यूकैरियोट के बारे में देखेंगे। अभी तक जो भी मैंने 10-12 मिनट जो भी आपको बोला ना, वो किसके बारे में बोला? एक बेसिक के बारे में। किसके बारे में बोला? एक बेसिक के बारे में। ठीक है, तो अब स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे और आपको 1 बाय 1 क्लियर करते जाएंगे, फिर मैं डीप में जब होगा तो आगे का क्लास में देखेंगे। चलिए, बस यहाँ तक आपको थोड़ा सा मे बी बोरिंग लगता हो, लेकिन इसके बाद बोरिंग नहीं होगा, क्योंकि बेस नहीं बताते तो आपको अंदर सेल के अंदर का स्ट्रक्चर बताने से क्या फ़ायदा। आपको मैंने ये बताया, सेल का प्रकार बताया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो अब है यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर, उसी के अंदर सैर करेंगे, उसी के अंदर सैर करेंगे, उसी के अंदर टूर करेंगे, घूमेंगे, कौन संरचना क्या है, कैसा है। तो चलिए, सबसे बड़ी बात तो यह है
ये आपका सेल मानिए, राउंड टाइप का मैंने बनाया, एक ये सेल मानिए, ठीक है। सेल के सबसे बाहर का जो बाउंड्री होता है ना, उसको आप कहते हो सेल मेम्ब्रेन। क्या बोला आपने? सेल मेम्ब्रेन। इसको आप हिंदी में बोलते हो कोशिका झिल्ली। लेकिन यह चीज़ याद रखना, एनिमल सेल में सबसे बाहर का बाउंड्री को क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। हम लोग का एक सेल को निकाल के अगर आप देखोगे माइक्रोस्कोप में, तो सबसे बाहर बाउंड्री क्या है? सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जिसका हिंदी में नाम है कोशिका झिल्ली। ठीक है, लेकिन और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीव हैं, चाहे वो प्लांट हैं, चाहे वो फंजाई हैं, चाहे वो आपका अलगी हैं, चाहे आपका जितने भी बताया मैंने, वो सब में एक और बाउंड्री होता है। इसके बाहर एक और बाउंड्री होता है जो क्या होता है? रिजिड, यानी कि रिजिड होता है और हार्ड होता है। उसको आप कहते हैं सेल वॉल। तो इसके बाहर जो है, इसके बाहर एक और बाउंड्री होता है, टाइम बचाने के लिए क्या करेंगे? यहीं तक बनाएंगे, लेकिन इधर भी होता है सर, इधर भी होता है, तो आपको यहीं तक बनाए, ऐसे इशारा कर दिया आपको कि ये चारों तरफ होगा। लेकिन किस में होगा आपको? तो मैं बता दूं, ये जो बाउंड्री है यहाँ से यहाँ तक, ये है सेल वॉल, आपका कोशिका भित्ति। क्या है ये? कोशिका भित्ति। जिस तरह इस दीवाल है, इस घर के रूम के चारों ओर एक दीवाल है, वाल, भित्ति है, उसी तरह ये सेल के चारों ओर क्या होता है? वाल होता है। लेकिन किस में? एनिमल में नहीं होते हैं, प्लांट में होते हैं, फंजाई में होते हैं, एल्गी में होते हैं, हाँ। और बैक्टीरिया के केस में भी होता है, लेकिन मैं बैक्टीरिया के बारे में इसलिए जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि बैक्टीरिया क्या है आपको पता है, ये प्रोकैरियोट है, लेकिन उसमें भी सेल वाल होता है, ठीक है। तो ये जो सेल वाल है किस में प्रेजेंट रहता है सर? तो ये भी मैंने कहा टूर करेंगे, पूरा का पूरा टूर करेंगे, पूरा सैर करेंगे, कहाँ पर क्या है उसके बारे में हद तक जानने का प्रयास करेंगे। तो ये जो है प्रेजेंट रहता है किस में सर? ये रहता है प्लांट में, यानी पादप में, पौधों में, और आप कह सकते हो ये रहता है फंजाई में, कवक जिसको कहते हो हिंदी में कवक, और आपका जो है जितने भी अलगी हैं, ये सब में क्या रहता है? सेल वॉल। अब यहाँ पर बात आया सर कि सबका जो सेल वॉल सब में है, तो सबका बनावट क्या एक जैसा है क्या? तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। थोड़ा बहुत का स्ट्रक्चर उसमें जिस चीज़ से बना है मिल सकता है, लेकिन उसका जो बनावट में जो चीज़ चाहिए ना, वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, मतलब बिल्कुल समान नहीं होता है। जैसे प्लांट में जो बना होता है सेल वॉल, वो सेल्यूलोज, ठीक है, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन, जाइलेन, बहुत सारे होते हैं, लिग्निन, ये सब होते हैं मटेरियल इसको हार्डनेस बनाने के लिए। जबकि फंजाई में जो उसका सेल वॉल बनाता है उसका नाम है काइटिन। जो फंजाई का सेल वॉल बनाता है उसको बोलते हैं काइटिन। और जो अलगी का है, इसमें कुछ मिलता है, उसमें भी रहता है सेल्यूलोज, ठीक है, लेकिन सेल्यूलोज के बाद जो उसके पास हेमी सेल्यूलोज नहीं होता, उसके बाद होता है आपका मैनेन, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये सब स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है, यानी कि जो चीज़ इस सेल वॉल को बनाया है ना, तो वो चीज़ जो है सब में अलग अलग है। ये चीज़ को बेसिक आप जानेंगे। और चूँकि आगे सबका सेल वॉल का जो है आपका स्ट्रक्चर पढ़ना है, ये सब 1-2 क्लास का है, लेकिन फिर भी आपको मैं वहाँ तक बता दूँ, थोड़ा जिक्र कर दूँ। तो आपने क्या जाना कि ये एनिमल का जो सेल है उसका सबसे बाहर का बाउंड्री कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन। और जबकि प्लांट के केस में, फंजाई के केस में, अलगी के केस में सबसे बाहर का बाउंड्री क्या है आपका? सेल वॉल। सेल वॉल नॉन लिविंग होता है, यानी कि निर्जीव होता है, जबकि आपका जो ये मेम्ब्रेन है ये लिविंग होता है, ठीक है। इसको लिमिटिंग बाउंड्री कहते हैं जो लिविंग है, ठीक है। अब आइए, सेल के अंदर जो है ना, बीचों बीच न्यूक्लियस होते हैं। चूँकि मैंने बोला था कि यूकैरियोट में न्यूक्लियस होते हैं, तो बीचों बीच जो है आपका वो क्या होते हैं सर? न्यूक्लियस होते हैं। देखिए
इंक थोड़ा निकल गया। ये आपका जो समझिए, ये क्या है, आपका न्यूक्लियस है। फुटबॉल देखे हो ना, फुटबॉल के अंदर एक देखते हो हवा देने वाला होता है, छिद्र पोर होते हैं, लेकिन इस न्यूक्लियस के चारों ओर पोर होते हैं, बहुत सारे पोर होते हैं। और एक चीज़ याद रखना, यहाँ डबल दिए हैं, यहाँ भी हमें डबल देना चाहिए, लेकिन यहाँ के स्ट्रक्चर जो सेल वाल का सटा हुआ था, इसलिए समझिए कि यहाँ पर भी दो ऐसा मेम्ब्रेन होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होते हैं। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये डबल होते हैं। उसी तरह न्यूक्लियस भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन का होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। तो आपको जो है मैं ये बता दूं कि ये क्या है आपका, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताया पूरा, ये है आपका न्यूक्लियस, जिसको हिंदी में सभी जानते हैं केंद्रक, ठीक है। और ये जो आपका दिखता है, ये इधर भी लिख रहा हूँ मैं, इसको कहते हैं पोर, यानी न्यूक्लियर पोर। इसको कहते हैं केंद्रक का छिद्र या केंद्रक छिद्र वो बोल सकते हैं। लेकिन एक नहीं होता है, चारों ओर होता है। चूँकि इसको समझिए कि ये सेल है, तो इसको आप ऐसे काट दिए हो और तब देख रहे हो, तो चूँकि ये कटा हुआ दिखेगा तो ये पोर तो दिखेगा आपको, ठीक है। तो बहुत सारे पोर होते हैं। ये पोर से अंदर न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल और सेल के ये जो बीच में जो मटेरियल, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, इस दोनों के बीच में क्या होता है, जाना होता है, सामान का आना जाना होता है। किसके द्वारा, आपका न्यूक्लियर पोर। और इसके अंदर जो है आपका, इसके अंदर आपका क्रोमोसोम होते हैं। ये क्या है आपका, क्रोमोसोम, जिसको हिंदी में आप कहते हो गुणसूत्र। और ये क्रोमोसोम, याद रखना कॉन्सेप्ट, ये क्रोमोसोम ऐसा एक्चुअली क्रोमोसोम होता है, ऐसा, ठीक है। लेकिन जब कोशिका का विभाजन नहीं होता है, यानी कोशिका नहीं, सेल डिवाइड नहीं करता है, तब ये किस में होता है, क्रोमेटिन के रूप में, धागे के रूप में होता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर किसको दिखाया है, क्रोमेटिन के रूप में दिखाया, ना कि क्रोमोसोम के रूप में दिखाया। किसके रूप में दिखाया है आपको, क्रोमेटिन के रूप में। तो यहाँ पर लेकिन एक चीज़ रखिएगा, एक कंडेंस और डार्क बॉडी होता है, एक या दो, उसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। तो ये जो होता है आपका क्या है, न्यूक्लियोलस, जिसको कहते हैं केंद्रिका। आप कहेंगे सर इसके अंदर भी होता है केंद्रक क्या, तब ना आप न्यूक्लियोलस केंद्रिका बोले हैं। तो बोलेंगे नहीं, ये न्यूक्लियस के जैसा नहीं होता है, बट ये जो है इसमें जो क्रोमेटिन है थोड़ा कंडेंस्ड होता है, सिकुड़ा हुआ हो जाता है और हार्ड बन जाता है, ब्लैक बॉडी जैसा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस, यानी केंद्रक के अंदर केंद्रक के जैसा लगता है, न्यूक्लियस के अंदर छोटा न्यूक्लियस लगता है, इसलिए इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, ठीक है। और अब जानिए, इस दोनों के अंदर जितने भी मटेरियल हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, जो भी मटेरियल हैं, इसको कहते हैं आप साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं आप, साइटोप्लाज्म। प्लाज्म का मतलब लिक्विड और साइटो का मतलब सेल, यानी कि सेल के अंदर का लिक्विड। तो आप जानिए, इसको आप हिंदी में कहते हो कोशिका द्रव। अभी तो स्टार्ट हुआ है कहानी, इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, एक एक करके देखते तो जाइए। अब इसमें जो लिक्विड होता है, जो लिविंग होता है सर लिक्विड, वो क्या है, साइटोप्लाज्म होता है। इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे आप सुनिए, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं सूत्रकणिका, ऐसा समथिंग। एक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, वो सेल में एक्टिविटी के अनुसार, मतलब सेल में कौन सा फंक्शन हो रहा है, कहाँ का सेल है, उसके अनुसार इसका नंबर जो होता है वेरिएशन होता है, नंबर में परिवर्तन होता है। तो हम यहाँ पर एक दिखा रहे हैं सिर्फ आपको, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया,
हिंदी में बेटर होगा कि आप माइटोकॉन्ड्रिया ही जानें, लेकिन इसका होता है सूत्रकणिका। क्या होता है? सूत्रकणिका। अगर प्लांट है तो प्लांट में, चूंकि हम तीनों का ले रहे हैं स्ट्रक्चर, प्लांट का भी ले रहे हैं और आपका जो फंगाई अलगी हुआ वो सब का भी ले रहे हैं, कंसीडर कर लें, और एनिमल का, इसलिए सबको एक साथ ही समझा रहे हैं। ठीक है। अगर प्लांट हो ये सेल, तो उसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होगा जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड का एक रूप है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं आप? क्लोरोप्लास्ट। ये है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ही याद रखिए। इसका इसे शुद्ध हिंदी होता है हरित लवक। आप पढ़े होंगे 9th-10th में, हरित लवक। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का हिंदी भी यही जानिए जो है लिखा हुआ। ठीक है। और सारे स्ट्रक्चर कहता है बहुत सारी चीज़ होते हैं, जैसे ये जो है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से एक झिल्ली जो बहुत आड़ा तिरछा होता है, बहुत आड़ा तिरछा। ठीक है। जो जैसे आप देखे हो ना कभी दरी या बेडशीट को ऐसे ऐसे करके मोड़ दें, हाँ, तो ऐसा कुछ होगा। और ये जो न्यूक्लियस का जो इनर मेम्ब्रेन है उससे जुड़ जाता है। क्योंकि मैंने बोला था आपको पहले कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है 2 लेयर का होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। ये है आपका आउटर मेम्ब्रेन और ये है इनर मेम्ब्रेन। लिख तो उसे भी सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये भर जाएगा, तो आपको थोड़ा सा आउट टाइप का लगेगा। ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये है आउटर मेम्ब्रेन ब्लैक वाला, और ब्लू वाला जो है ये है इनर मेम्ब्रेन। तो यहाँ से केंद्रक न्यूक्लियस से आउटर, न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन और ये जो है सेल मेम्ब्रेन का इनर मेम्ब्रेन, इस दोनों के बीच में आड़ा तिरछा स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ठीक है। इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका हिंदी होता अंतःप्रद्रव्यी जालिका। क्या होता है हिंदी? अंतःप्रद्रव्यी जालिका। टेढ़ा नाम है थोड़ा। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, यह यहीं पर नहीं है, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, और ये तो कटा हुआ इधर भी होगा, क्योंकि कटा हुआ है ना। हाँ, कटवे सेक्शन में दिखा रहे हैं आपको। अब एक चीज़ जानना यहाँ पे स्पष्ट कि ये 2 तरह के होते हैं। ये 2 तरह के एक साथ भी हो सकते हैं, 2 तरह का अलग अलग भी हो सकते हैं। इस पर अगर राइबोसोम है तो इसको कहते हैं आप क्या? RER। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहेंगे? RER। अगर राइबोसोम है यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसका हिंदी होता है, रफ का मतलब होता है क्या? खुरदरी। तो वही लगा देंगे, खुरदरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका, चूँकि हम लिखेंगे नहीं ज़्यादा, चूँकि बोर्ड भर जाएगा। और जिस पर नहीं हो ये राइबोसोम, ये जिस पर नहीं है, तो इसको बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी स्मूथ का मतलब होता है क्या? चिकनी। तो इसको कहेंगे चिकनी प्रद्रव्यी जालिका, लिखेंगे फिर नहीं नाम। तो यहाँ पर इसको शॉर्ट में बोलते हैं SER। S मतलब स्मूथ, E मतलब एंडोप्लाज्मिक, R से रेटिकुलम, और यहाँ पर मैंने शॉर्ट में बोला RER मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसके आधार पर बोला? अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ये झिल्ली है, ये क्या है? मेम्ब्रेन है, इसके मेम्ब्रेन सतह पर अगर राइबोसोम हो तो उसको बोलेंगे क्या? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर नहीं हो तो उसको बोलेंगे क्या? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये चारों तरफ हो सकता है, और ज़्यादा जो स्ट्रक्चर पाया जाता है सेल में यही पाया जाता है, क्योंकि इसके न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन में, और ये जो है आपका ये सेल मेम्ब्रेन के जो इनर मेम्ब्रेन है इसके बीच में जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है। कभी कभी यही पूछ देता है नीट में कि ये कहाँ से कहाँ जुड़ा होता है। तो ये जो है कहाँ से जुड़ा हुआ है? आउटर मेम्ब्रेन किसका? न्यूक्लियस का, और इनर मेम्ब्रेन किसका? सेल का। ये दोनों में अटैचमेंट होता है। अब इसके जस्ट बगल में ऐसा
स्ट्रक्चर होता है जो भी, वो भी मेम्ब्रेन से बना होता है, सिंगल मेम्ब्रेन से। ये भी सिंगल मेम्ब्रेन से ही बना है। और जबकि आपको बोले थे न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन का होता है, ये सेल मेम्ब्रेन भी डबल मेम्ब्रेन का होता है। ये भी आप कॉन्सेप्ट में रखेंगे। और इसको कहते हैं आप गोल्जी बॉडी। क्या बोलते हैं आप? गोल्जी बॉडी। इसको कहते हैं गोल्जी उपकरण। हिंदी में क्या बोलते हैं आप? गोल्जी उपकरण, या गोल्जी बॉडी भी लिख सकते हैं, बॉडी भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और गोल्जी उपकरण भी कहते हैं, क्योंकि इसका दूसरा नाम है अंग्रेजी में गोल्जी एपरेटस। एपरेटस का मतलब होता है उपकरण। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर है। अभी टूर कर रहे हैं, एक एक करके घूम रहे हैं अंदर, कहाँ पर क्या होता है। ये कहीं भी हो सकता है, लेकिन एक एक करके हम लोग स्ट्रक्चर को देखते जाएंगे और उसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ते जाएंगे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का काम है क्या? सेल के लिए एटीपी बनाना, एनर्जी बनाना। अगर ये क्लोरोप्लास्ट है जो कहाँ पर है? आपका प्लांट में पाया जाता है, तो क्या कहेंगे आपको? फोटोसिंथेसिस करता है। और एक चीज़ याद रखेंगे, कहीं कहीं ये सेल जो भी स्ट्रक्चर हो, कहीं कहीं वेरिएशन होता है, थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। जैसे ये जो आपका इंटेस्टाइन है, आपने देखा होगा, कभी पढ़ा होगा कि ये भोजन जो मेरा जो खाते हैं फूड को, वो डाइजेस्ट होता है। और डाइजेस्ट होने के बाद वो एब्जॉर्ब करता है भोजन को। कहाँ? छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको एब्जॉर्ब करता है और उसको ब्लड में पहुंचाता है। तो एब्जॉर्ब करने के लिए उसको, उसमें जो है ना फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में जो पाइप गया है, तो पाइप से बाहर की ओर अंदर में ही क्या निकलेगा? एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कुछ नहीं, ये जो है मेम्ब्रेन का ही क्या होता है? थोड़ा रूपांतरित रूप होता है। कौन मेम्ब्रेन? ये जो है सेल मेम्ब्रेन। तो उस स्ट्रक्चर को हर जगह नहीं होता, जैसे कि यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा शोल्डर में, यहाँ को ये जो सेल है इसमें नहीं होगा, यहाँ पर भी सेल है इसमें नहीं होगा। कहाँ पर होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन जो पाइप है ना, तो वो पाइप में ऐसे ऐसे करके चारों तरफ जो है ना फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, जिसको कहते हैं माइक्रोविलाई। क्या बोलते हैं आप इसको? ऐसे 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 स्ट्रक्चर होगा, देखिए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। इसको कहते हैं माइक्रोविलाई, या माइक्रोविली भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं आप? माइक्रोविली या माइक्रोविलाई। यहाँ पर जो मैंने लिखा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, आपका क्या है? ये माइक्रोविलाई। ठीक है। और इसका भी आपका जो है हिंदी होता है, वो हिंदी जो है थोड़ा जटिल है, लेकिन आपको जानना है। उसका हिंदी होता है सूक्ष्मांकुर। क्या होता है? सूक्ष्मांकुर। क्या होता है हिंदी? सूक्ष्मांकुर, यानी सूक्ष्म है, बहुत छोटा है, बहुत मतलब स्मॉल है। माइक्रो का मतलब ही होता है वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको कहते हैं सूक्ष्मांकुर। ठीक है, फिंगर के जैसा। तो ये सब में नहीं होता है, ये एनिमल के केस में है। क्योंकि एनिमल में अगर प्लांट की बात करें, तो प्लांट में चारों ओर से क्या होता है? सेल वाल। तो उसमें ये स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है। अब आइए, अगर प्लांट है तो प्लांट में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है कि एक सेल से दूसरा सेल, इस सेल के बगल में दूसरा सेल होगा, वो सेल के बीच में कनेक्शन होता है कि इसका मटेरियल उसके अंदर जा सकता है, उसका मटेरियल इसके अंदर आ सकता है। क्योंकि प्लांट में आप जानते हो कि ये हार्ड स्ट्रक्चर है, तो ये हार्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से जो है रेस्ट्रिक्शन होता है। तो इसका मटेरियल इसके मटेरियल में जाने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो एक पाइप लगा रहता है, ऐसे यहीं पर काट के मैं लगा रहा हूँ कि ये जो है सेल वाल है, ये ऐसे पाइप लगा होता है, ऐसे किधर भी हो सकता है, चारों तरफ में किधर भी हो सकता है। इसको बोलते हैं आप प्लाज्मोडेस्माटा या प्लाज्मोडेस्माटा भी पढ़ सकते हैं। हिंदी भी मैं मानता हूँ वही पढ़ो, आपको प्लाज्मोडेस्माटा। लेकिन सच बात तो यह है कि प्लाज्मोडेस्माटा का जो हिंदी होता है, ये जीव द्रव तंतु होता है। क्या होता है आपका? जीव द्रव तंतु। इसका हिंदी होता है जीव द्रव तंतु। तंतु का मतलब तो आप जानते हो, धागा। ठीक है। और जीव द्रव इसलिए बोला कि इससे जो है एक सेल से दूसरे सेल में इसका जो द्रव है, मटेरियल है, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म कहलाता है, ये एक दूसरे में जाता है। और इसके अंदर का जो मटेरियल मैंने बोला था, इसको आपको क्या बोला था? इसके अंदर जो मटेरियल है, यहाँ पर बताया था ना कि साइटोप्लाज्म होता है। इसका साइटोप्लाज्म बगल वाले के सेल में जा सकता है।
उसका इसमें आ सकता है। लेकिन प्लांट के केस में तो ये प्लाज्मोडेजमाटा किस में पाया जाता है, तो प्लांट में, एनिमल में नहीं। उसी तरह माइक्रोविलाई कहाँ पाया जाता है, एनिमल में, प्लांट में नहीं, चूँकि प्लांट को इंटेस्टाइन नहीं होता है बाबू, उसको छोटी आंत नहीं होता, ना बड़ी आंत होता, ना स्मॉल इंटेस्टाइन ना लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। यहाँ तक बनने के बाद अब देखिए ये जो है एक समझिए सेल जो है एक ऐसा गोल, ऐसा चारों बगल से स्ट्रक्चर है। तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे माइक्रोफिलामेंट कहते हैं, जैसे फिलामेंट तंतु। तो मैं एक जगह बता रहा हूँ कि ये थोड़ा सा मोटा तंतु है, इससे थोड़ा पतला जो है एक और तंतु होता है जो उलझा हुआ होता है, और इससे भी थोड़ा और मोटा होता है जिसको आप जो है ऐसे दिखा सकते हैं, हम ऐसे थोड़ा और मोटा। ये चारों तरफ होता है। जैसे कि माना कि ये जो है, कभी तंबू देखा है क्या, तंबू में क्या होता है कि आप छोटा रस्सी बड़ा रस्सी से खींच करके क्या करता है, एक मिडिल रस्सी यानी कि एक पतला एक मोटा एक जैसा भी रस्सी हो, उस रस्सी को तंबू को खड़ा करता है। तो समझिए ये सेल में जो है तंबू है एक तरह समझिए। तो इधर से इधर, इधर से इधर सभी जो ये ऑर्गेनेल हैं, जिसको कहते हैं कि इसके अंदर का जो ऑर्गेनेल है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल हुआ यानी कोशिकांग हुआ, कोशिका का ये अंग है, कोशिका के लिए ये कार्य करता है। तो ये सबको मूवमेंट के लिए या एक दूसरे को पोजीशन में रखने के लिए ये जो है तंतु होते हैं, जिसको कहते हैं आप फिलामेंट। तो यहाँ पर जो नाम है आपका, एक तो आपका है माइक्रोट्यूब्यूल, ये आपका जो सबसे जो मोटा होगा वो होगा आपका माइक्रोफिलामेंट। अब माइक्रोफिलामेंट का होता है हिंदी सूक्ष्म तंतु, नाम ही है, फिलामेंट का मतलब तंतु। ये थोड़ा मोटा होता है, और उससे जो थोड़ा बीच में होता है ये वाला चारों तरफ होता है, ये जो है आपका है इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट हिंदी में बोल दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मैं लिखूँगा तो और गंदा लग जाएगा। हिंदी जो है आपका मध्यवर्ती तंतु है। इंटरमीडिएट फिलामेंट का हिंदी क्या होता है, मध्यवर्ती तंतु, यानी मध्य मतलब इससे ये पतला है और इससे ये मोटा है। और सबसे जो पतला होता है आपका ये है माइक्रोट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल का मतलब नलिका होता है, माइक्रो का मतलब छोटा, तो कह सकते हो छोटा नली, कह सकते हो छोटा नलिका, कह सकते हो इसका हिंदी। तो ये सब स्ट्रक्चर होते हैं, और नहीं होते हैं क्या, बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे न्यूक्लियस के बगल में अगर एनिमल है यानी हम लोग हैं, तो एक स्ट्रक्चर होता है आपका सेंट्रोसोम, इसको आप बोल सकते हो या सिंपल भाषा बोल सकते हो सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम में मैंने दो चीज़ दिखाया है। सेंट्रोसोम में हमने क्या दिखाया है, आपको दो चीज़ दिखाया है। इसके अंदर दो होते हैं सेंट्रियोल, इसको लायन बॉडी कहते हैं, हाँ, या इसको सेंट्रियोल को कहते हैं लायन काय। दोनों को आप वही बोल सकते हो सेंट्रियोल। इसमें देखते हैं दो स्ट्रक्चर दिखाया, ये दोनों सेंट्रियोल है जो एक दूसरे से 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। तो ये सेंट्रोसोम किस में होता है, प्लांट में। इसमें दो सेंट्रियोल होते हैं, सेंट्रियोल ये देखते हैं एक या दो जो 90 डिग्री पे होता है, ऐसे स्ट्रक्चर। ये सेल डिवीजन में मदद करता है। कब मदद करता है, सेल डिवीजन में। तो ये सब स्ट्रक्चर के साथ, और अगर प्लांट है तो उसमें जो है एक बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा, ये सब न्यूक्लियस को साइड हटा देता है। ये वाला स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर इसको आप बोलते हो, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, वैक्यूल। वैक्यूल बोला, इसको क्या बोलते हैं, वैक्यूल। मतलब एक थैली है जो बड़ा थैली, उसमें रस भरा रहता है, एक तरह से द्रव भरा रहता है, जिसको अंग्रेजी में सेल सैप कहा जाता है। तो ये जो है आपका हिंदी में होता है रसधानी। अभी आपका टूर ख़त्म नहीं हुआ है सेल के अंदर। सेल के अंदर जो है टूर करने के लिए आपको जो है घूमने के लिए बहुत सारा चीज़ें, देखने के लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जो वन बाय वन हम लोग देख रहे हैं। ये वैक्यूल है, लेकिन ये वैक्यूल जो होता है प्लांट में बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि न्यूक्लियस सबको धकेल के साइड कर देता है। ये सब ऑर्गेनेल को धकेल के उसको साइड कर देता है। और जबकि
एनिमल के केस में या तो ये नहीं होता है वैक्यूल, या अगर होता है ना तो बहुत छोटा होता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो इसके बाद इसमें और चीज़ होता है, इसको नाम सुना हो ना, आपने सुना होगा कि लाइसोसोम। क्या बोलते हैं इसको? यहाँ पर लाइसोसोम मैंने यहाँ पर दिखाई, इससे बहुत छोटा होता है। ये जो है आपका, मैं यहाँ पे दिखा दूँ, लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहते हैं जानते हैं ना आप लोग? आत्महत्या की थैली, आपने 10th में पढ़ा होगा, सुसाइडल बैग। हाँ, तो ये लयनकाय होता है इसका हिंदी। इसका हिंदी क्या होता है आपका? लयनकाय। मोस्ट ऑफ जो वर्ड है इसमें आप इंग्लिश में ही याद रखो। ये आपके सुविधा के लिए, इंग्लिश वाले तो खैर देख लिए, आपको माने कि हिंदी थोड़ा सा दिक्कत होगा। हिंदी बच्चों को सुना रहे हैं जो हिंदी वाले हैं, और सेपरेट वीडियो थोड़ा बनाने के लिए समय नहीं बचता है बाबू। और ये जो आपका पूरा का पूरा जो आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर आप अलग अलग जो है समय में बना सकता हूँ मैं, लेकिन टाइम कम होने के बाद, इतना डिटेल में जाने के बाद जो है थोड़ा दिक्कत हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप थोड़ा सा, इंग्लिश वाले हैं या फिर हिंदी वाले हैं, एक बार दोनों देखेंगे इस वीडियो को। इंग्लिश वाले वर्ड को तो पढ़ेंगे, हिंदी वाले दोनों पढ़ेंगे, इंग्लिश वाले भी वर्ड और हिंदी वाले भी वर्ड, ठीक है। तो हिंदी वाला में थोड़ा सा अभी नाम टेढ़ा है इसमें, आपने देखा इंग्लिश वाले में भी टेढ़ा है। तो हमको तो, मेरा तो कहना है बाबू इंग्लिश में ही पढ़ो। बायोलॉजी जो है ज़्यादा सेफ, आपका जो जोन है ना वो इंग्लिश में ही है। हाँ, लैंग्वेज थोड़ा हिंदी रखो, लेकिन वर्ड जो है बायोलॉजिकल वो जो भी पढ़ो आप इंग्लिश में पढ़ो, बहुत आगे फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ तो दिक्कत तो है ही। तो ये सब स्ट्रक्चर होने के साथ साथ एक चीज़ छूटेगा तो बहुत हो सकता है, मेरे से भी एक दो छूट जाए, लेकिन फिर भी मैं छूटने नहीं दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर जो है इसके अंदर प्रोटीन बनता है। इसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन बनता है इसमें, तो एक नहीं लाखों इसमें प्रोटीन बनाने वाले मशीन होते हैं, जिसका नाम है राइबोसोम। ये जो दिखाया है इसका नाम क्या है? राइबोसोम। और ये राइबोसोम को हिंदी में राइबोसोम ही याद रखना। जैसे गोल्जी बॉडी को गोल्जी काय, गोल्जी रखा, गोल्जी साइंटिस्ट का नाम था, राइबोसोम साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये बात मैं जानता हूँ और आप भी जानते हो। लेकिन राइबोसोम, क्या बोले मैंने? राइबोसोम। जो ये चारों और बिखरे होते हैं। मैंने बोला एक एक स्ट्रक्चर सबका बनाए, दो दो बनाएंगे तो बना ही नहीं पाएंगे, ठीक ना। एक एक स्ट्रक्चर सबका बनाए। तो ये सारी स्ट्रक्चर जो होते हैं ये कहाँ पर हुआ? ये साइटोप्लाज्म में हुआ। देखते हो साइटोप्लाज्म किसको बोला था हम लोगों ने? कि ये न्यूक्लियस और किसके बीच में बाबू? न्यूक्लियस और सेल के बीच में जो मटेरियल जितने भी हैं वो क्या है? प्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, लिक्विड है, जिसमें ये सब तैरता रहता है। बट इसमें ऐसे अरेंजमेंट होता है कि ये सब जो मैंने बताया था, फिलामेंट जो तंतु बोले थे, ये सब को एक दूसरे को पकड़ा रहता है। किसको कब मूव करना है, कहाँ जाना है, ये तय करता है यही सब, ठीक है। और समझिए कि ये सब ऐसे मैं बता दूं कि जैसे कि ये अब बगल में आप कचरा देखते हैं ना पानी में, बरसात का समय आता है ना, तो बरसात में क्या होता है, नली में ये बोतल है, वो बोतल भी जा रहा है, बोतल का जो है भरा हुआ बोतल, बहुत तरह का बोतल हुआ, ठीक है, प्लास्टिक हुआ, ये तुम्हारा पेपर हुआ, तो उसी तरह समझिए तैर रहा है। उसी तरह ये जो साइटोप्लाज्म है, ये सब ऑर्गेनेल क्या है, समझिए तैर रहा है, यानी कि स्विम कर रहा है, उसी में है, ठीक है। तो ये सब स्ट्रक्चर तो हैं ही, लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो मटेरियल है ना, जो भी मटेरियल है, ठीक है, उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर जो मटेरियल है, किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। ये न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है बाबू, इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। मैं डर से यहाँ पे लिखना नहीं चाहता हूँ, चूँकि मैं किधर लिखूँ, ठीक है, ये वाला यहाँ लिख देता हूँ। आई थिंक दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, क्योंकि एक साइन मैंने दिया है कि यहाँ पर ब्लैक है, इसके नीचे नहीं जाना है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं चला गया, यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो यहाँ पर मैं लिख लूँ, इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी केंद्रक द्रव, यानी केंद्रक के अंदर जो द्रव होते हैं, केंद्रक द्रव। तो आप एक चीज़ देखा कि दो तरह का यहाँ पर द्रव बंटवारा हुआ, एक न्यूक्लियस और सेल के बीच में, उसको बोला साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है उसको क्या बोला आपने?
न्यूक्लियोप्लाज्म, और दोनों को मिला दिया जाए तो कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। इसलिए जब भी कभी कोई बोलता है कि सेल के अंदर क्या है तो कन्फ्यूजन नहीं करना है। अगर प्रोटोप्लाज्म भी बोल दिए, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म जो है लिविंग मटेरियल है, तो प्रोटोप्लाज्म बराबर यानी प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू क्या, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी जितने प्लाज्म हैं, जितने द्रव हैं इसके अंदर सबको मैंने जोड़ दिया। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो क्या कि प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू साइटोप्लाज्म, इसके अंदर का मटेरियल, अब प्लस इसके अंदर जो मटेरियल है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, और इसी पूरे को कहता है प्रोटोप्लाज्म। इसी प्रोटोप्लाज्म में जितने भी आपने ऑर्गेनेल देखा, ऑर्गेनेल किसको बोला, सेल के अंदर छोटा ऑर्गेन, यानी सेल के लिए काम करने वाला ऑर्गेन, ठीक है ना, वो सभी स्ट्रक्चर इसमें आपने देखा। और सारे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे माइक्रो बॉडीज होते हैं जिसका नाम है परऑक्सीसोम, सिंगल में क्या होता है नाम, परऑक्सीसोम, यहाँ पर ऐसे बना दिया, ठीक है, आपका ये क्या है, परऑक्सीसोम, हिंदी में भी वही होता है परऑक्सीसोम ही, एनसीईआरटी भी आप पढ़ेंगे तो परऑक्सीसोम ही दिया हुआ है। और भी बॉडी होते हैं जो छोटे छोटे, उसको कहते हैं, सबको मिला के माइक्रो बॉडीज, क्या बोलते हैं, माइक्रो बॉडीज। ये जितने भी स्ट्रक्चर आपने देखा तो ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ प्लांट के बारे में पढ़ा, एनिमल सेल के बारे में भी मैंने डिस्कस कर दिया, प्लांट के बारे में भी डिस्कस कर दिया। अब मैं बता रहा हूँ सेपरेट करके कौन कहाँ पाया जाता है। जैसे प्लाज्मोडेजमाटा है, प्लाज्मोडेजमाटा पता है आपको कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पर मैं लिख दिया प्लांट, प्लांट का मतलब प्लांट में ही पाया जाएगा, यानी एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा। और यहाँ सेल वाल जानते हैं कहाँ पाया जाता है, यहाँ लिख ही दिए हैं प्लांट, फंजाई, यानी अलगी, तो यहाँ भी मैंने लिख दिया प्लांट, फंगाई, अलगी, यानी कि ये एनिमल के केस में नहीं होता है। तो ये भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्लांट फिर से, ठीक है। और जितने भी स्ट्रक्चर हैं सब दोनों में पाया जाता है, प्लांट रहे चाहे एनिमल रहे, यानी क्या कह सकते हैं, प्लांट्स और निपादप जो पौधे पेड़ पौधे देखते हैं, चाहे हम लोग जितने भी जीव जंतु हैं, कुत्ता बिल्ली, हम लोग सब जंतु में आते हैं, सब एनिमल में आते हैं। दोनों में जो स्ट्रक्चर के बारे में हमने नहीं सूचित किया कि ये प्लांट में है एनिमल में है, समझिएगा दोनों में पाया जाता है। और जिसमें मैं लिख दे रहा हूँ तो समझिएगा सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। जैसे आप यहाँ बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, ये दोनों में पाया जाता है, दोनों में। लेकिन ये माइक्रोविलाई जो मैं आपको दिखाया ये पाया जाता है एनिमल में। क्योंकि मैं सेल के बारे में पढ़ा रहा हूँ तो ये मैंने आपको खुद थोड़ी ही कहा कि मैं आपको सिर्फ यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ एनिमल के सेल के बारे में। अगर एनिमल के सेल के बारे में पढ़ाता तो मैं यहाँ पे सेल वाल सब नहीं बनाता, क्योंकि सेल वाल किसमें पाया जाता है, प्लांट में। तो यहाँ पर उसी तरह माइक्रोविलाई कहाँ पाया जाता है, एनिमल में। फिर आगे बढ़िए, यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ न्यूक्लियर पोर, वैक्यूल। वैक्यूल बस याद रखना है कि ये प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है। लेकिन एनिमल में पहले तो मतलब नाम मात्र है, अगर कहीं कहीं है तो बहुत छोटा होगा और लगभग नहीं के बराबर कह सकते हो होता है। इसलिए वैक्यूल जो है यहाँ भी मैंने लिखा प्लांट, क्योंकि प्लांट में बहुत बड़ा होता है वैक्यूल, बहुत बड़ा, ठीक है। इतना बड़ा होता है कि मैंने बोला था ये सबको साइड कर देता है और वो बड़ा स्पेस को क्या होता है, घेर लेता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ प्लांट लिखा। अब देखिए यह जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रियोल, ये याद रखिएगा सेल डिवीजन में मदद करता है। सेल डिवीजन में यानी सेल का जब बंटवारा होने लगता है, एक सेल से दो सेल बनता है, यह सेंट्रियोल का बहुत अहम भूमिका होता है, बहुत अहम भूमिका होता है जो सेंट्रोसोम का हिस्सा है। ये जो सेंट्रोसोम है, ठीक है, ये एनिमल में पाए जाते हैं। तो यहाँ भी मैंने क्या लिखा, एनिमल में, प्लांट में नहीं पाया जाता है, ठीक है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है जो फोटोसिंथेसिस करता है, तो आप फोटोसिंथेसिस करते हो क्या, मैं फोटोसिंथेसिस करता हूँ क्या, कुत्ता बिल्ली कोई जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है क्या, नहीं करता है। तो करता कौन है, तो प्लांट। जितने भी ग्रीन प्लांट हैं, जितने भी आपको हरे पौधे दिखाई देते हैं, सबके पास फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता, नहीं प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्लोरोप्लास्ट के द्वारा ही होता है क्या, फोटोसिंथेसिस, इसी में होता है ये। इसमें बहुत सारे पिगमेंट होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो यहाँ पर भी मैं क्या कह सकता हूँ और आप क्या कह सकते हो आप कि ये कहाँ पाया जाता है, प्लांट में। तो देखा यहाँ पर कि जो जो प्लांट में था उसको मैंने प्लांट में रेफ़र कर दिया, और जो जो आपका एनिमल में था अलग से उसको रेफ़र कर दिया, और जो दोनों में है उसको मैंने कुछ नहीं किया। आप जितना भी नहीं देख रहे हैं आप, जिसमें कि ना तो प्लांट लिखे हैं ना तो एनिमल लिखे हैं, तो समझिएगा ये दोनों में पाया जाता है।
कम मात्रा में या अधिक मात्रा में ये अलग बात है, ठीक है। हाँ, थोड़ा मॉडिफिकेशन होना अलग बात है, लेकिन दोनों में पाया जाता है। तो आज जो आपको मैंने कोशिका का सैर कराया, हाँ यही कहेंगे ना, टूर कराया, ये सिर्फ सेल के बारे में था। मैं जानता हूँ कि थोड़ा वीडियो जो है लंबा बन चुका होगा, लेकिन आपको फिर भी एक बार सेल के बारे में अगर आप पढ़ना चाहोगे आगे, तो एक बार ज़रूर देखोगे इसको, ठीक है। एक बार आप ज़रूर देखेंगे और जितने भी ये सेल का स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, एक बार आपको मन में बैठ जाएगा कि ये ऐसा होता है। क्योंकि बोर्ड पर बताना और थोड़ा सा आपको रफ कर देना थोड़ा सा अंतर हो जाता है, ठीक है। तो आपको जो ये फीलिंग आना चाहिए, क्लास वाला फीलिंग होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि आप हमसे दूर बैठे हो और मैं भी आपसे दूर बैठा हूँ, ठीक है, दूर खड़ा हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको मैं सोचता हूँ क्लास वाला फीलिंग आना चाहिए। तो थोड़ा सा आप एक बार इसको देखेंगे और एक बार NCERT का फिगर देखेंगे, थोड़ा बहुत इससे कम होगा शायद में भी, और या मेरे में एक दो छूट गया होगा, छूटना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप देखोगे, हिंदी वाले हिंदी को देखोगे, अंग्रेजी वाले इंग्लिश वाले जब NCERT देखोगे, और फिर आप देखोगे कहीं कोई दिक्कत है आगे तो हम लोग एक एक करके डील करेंगे ही, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। टूर ऑफ द सेल, हम लोगों ने क्या किया, सेल के अंदर टूर किया कि कहाँ क्या है, सैर सपाटा किया भाई, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है, किसका क्या काम है। तो सबसे बाहर था सेल वाल, इसके बाद क्या था, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में मटेरियल को साइटोप्लाज्म कहा। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं। फिर न्यूक्लियस के अंदर जो है, जो प्लाज्म होते हैं, द्रव होते हैं, उसको कहा क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियस ये फुटबॉल के जैसा होता है, लेकिन चारों ओर छिद्र होता है, यानी पोर होते हैं। यही पोर मैंने यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। क्योंकि ऐसे काटे हैं तो सब पोर कटा हुआ नज़र आ रहा है। तो इसमें एक चीज़ जानना है, कौन डबल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन है, ये भी डबल मेम्ब्रेन है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन है। देखते हैं, एक ये और ये, इसमें भी डबल मेम्ब्रेन आपको लग रहा है। तो इसका मतलब है कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन होते हैं, और बाकी बात जितने भी स्ट्रक्चर दिख रहे हैं सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, यानी कि एक मेम्ब्रेन से बना, एक झिल्ली से बना होता है। और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है, जैसे राइबोसोम, इसमें क्या होता है मेम्ब्रेन नहीं होता है। ये जो सेंट्रोसोम देख रहे हैं, ये इसके भी चारों ओर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, कुछ प्रोटीन वगैरह अरेंजमेंट होते हैं। तो थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन फिर भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप देख लीजिए पूरा स्ट्रक्चर को, और ठीक है ना, और फिर अपने अंदर एनालिसिस कीजिए। और एक बात ज़रूर, जो पढ़ते हो एक बार यहाँ से सोचो, वीडियो जो हम बनाए हैं तो सिर्फ वीडियो पे नहीं, आप सोचिए कि सेल कैसा होता है, यहाँ पर सर ऐसा बोले। तो चूँकि आप जब तक इमेजिन नहीं करोगे, इमेजिन करना बहुत ज़रूरी है। ये जो इमेजिन करते हैं, इससे क्या होता है, आपका दिमाग भी थोड़ा सा क्या होता है, डेवलप होता है, और प्लस जानकारी भी आपको लगता है कि नहीं ऐसे ऐसे होता है। तो थोड़ा सा आप इमेजिन कीजिएगा, एक बार घर में ड्रॉ कीजिएगा, इसको जितना ही पढ़ के अपने आंख बंद करके एक बार कीजिएगा, एक बार फिर एक बार स्ट्रक्चर को देखिएगा, चाहे NCERT चाहे मेरा ये, पॉज करके आप एक स्क्रीनशॉट लेकर के देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, फिर एक बार बनाइएगा। 2 बार बनाएंगे तो पूरा स्ट्रक्चर के बारे में याद भी हो जाएगा, कहाँ क्या काम है, थोड़ा बहुत आइडिया इससे मिल जाएगा। इसके बाद तो 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे ही। तो आज के लिए इतना ही। तब तक आप पढ़िए, मन से पढ़िए, और एक बार आप देख लीजिए ताकि आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। और तब तक के लिए आपको जो कोशिका का सैर कराए हैं तो सैर कर लीजिए, और फिर आगे देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।